पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं कि आप अपना जनप्रतिनिधि गालियों का वजन देखकर चुनते हैं क्या, या फिर नेताओं के वचन यानी उनके किए हुए वादों को सुनकर? यह सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चुनाव के बैनर तले एक बार फिर गाली वाली प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो चली है। नई गाली के साथ प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बताते हुए कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस कंपटीशन का बड़ा शुभारंभ कर दिया, जिस पर पलटवार करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी को गाली देना कांग्रेस की फितरत हो गई है, नियति हो गई है, जनता इसका करारा जवाब देने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की ही एक नेता ने सोनिया गांधी को विष कन्या तक कह दिया है। लेकिन यह खेल नया नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने का नारा लगाया, बुलंद किया और कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन नतीजा यह हुआ कि इन 3 राज्यों में खुद कांग्रेस की पॉलिटिकल कब्र खुद गई। गुजरात चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को रावण कह डाला तो कांग्रेस ने सबसे बुरी हार का रिकॉर्ड बना डाला। 2014 से 2019 तक कांग्रेस को हर बार इस गाली वाले सियासी गेम में लगातार पराजय ही मिली है। तो सवाल है कि आखिर चुनाव में मुद्दों की बात क्यों नहीं होती, विकास पर संवाद क्यों नहीं होता? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी मर्यादाएं लांघ रही है और अपमान कर रही है। हम कोर्ट जाएंगे जो नया गाना बनाया है। लेकिन आज देश की जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गाली से भर जाएगी क्या वोट वाली झोली? स्वागत है आपका आर पार में। कर्नाटक चुनाव में गालियों वाला सियासी एक्शन शुरू हो गया है। शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बताकर। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू। आप चुनाव नहीं जीत सकते तो कम से कम अभद्र भाषा का प्रयोग करना तो बंद करें। विवाद बढ़ा तो गलती से मिस्टेक वाले अंदाज में खेद जताते हुए खड़गे बोले, मैंने तो बीजेपी की विचारधारा को जहरीला सांप कहा। प्रधान साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, उन्होंने बोला हमने मोदी को टारगेट नहीं किया, बीजेपी को टारगेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे तब भी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको मौत की सौदागर कहा गया। बाद में सैनिकों की संघर्ष के उपरांत सैनिकों की बलिदान को संदेह में रख के कहा गया खून की दलाली हो रही है, उन्हीं खानदान के लोगों ने कहा था। खड़गे साहब ने अपने राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट करने के लिए और एक शब्द और नीचे गए हैं। इसके बाद दूसरे खेमे से भी गाली वाला काउंटर अटैक शुरू हो गया। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा यतनाल ने सोनिया गांधी को विषकन्या और चीन पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। सोनिया गांधी विषकन्या ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡನಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು पाकिस्तान एजेंट रह ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी। क्या ये उनके शब्द हैं या ये बोल नरेंद्र मोदी के और बासवराव बोम्मई जी के हैं जो सिर्फ वो बोल रहे हैं? ये राजनीति में हर मर्यादा, हर शुचिता, हर सीमा को लांघने वाला बयान। ये घोर निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। इस बीच खड़गे के विवादित बोल का मुद्दा चुनाव आयोग के दरबार में भी पहुंच चुका है। बीजेपी ने खड़गे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता को लेकर शिकायत की है।
इससे पहले यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने गाना तैयार किया तो सपा ने इसे घोर आपत्तिजनक बताया। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनता नेताओं की गालियों वाली प्रतिभा देखकर वोट देगी या फिर नेताओं के काम और जनता से जुड़े मुद्दों के दम पर जनप्रतिनिधि चुनेगी। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी बड़े सवाल पर होगी देश की जनता के बीच में सबसे बड़ी बहस। क्या गाली से भर जाएगी वोट वाली झोली? स्वागत है आपका आर पार के अंदर। पब्लिक का सबसे पहले अभिनंदन है, देश के युवाओं का अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। लंबे अरसे बाद हमारे स्टूडियोज में आ रहे हैं, अभिनंदन है सर आपका। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, तालियों के साथ उनका अभिनंदन। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन करिए। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आप चारों को मैं शुरुआत में 60-60 सेकंड दूंगा अपनी बात रखने के लिए। मैं शुरुआत करता हूं आचार्य जी आपसे। आचार्य जी, सवाल बड़ा है, क्या गाली के बिना कांग्रेस का पेट नहीं भरता? चुनाव में गाली देनी अनिवार्य है। आप क्या कंपलसरी है? गुलाम नबी आजाद ने बोला था कि मौजूदा गांधी परिवार जो मोदी को गाली देता है उसे पसंद करता है, और राजीव जी और इंदिरा जी के दौर में ऐसा नहीं होता था। देखिए अमीश देवगन जी, भारत एक बहुत ही विराट और विशाल देश है। भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में गाली देने का जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं, और हमारी संस्कृति में गाली देने को अच्छा कभी ना बताया गया है और ना हम इस बात का समर्थन करते हैं। ख़ास तौर से ये 10 सालों में जो राजनीति का जो स्वरूप बिगड़ा है, इसमें जो विकृतियां आई हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई गाली देता है तो उसका भी मैं समर्थन नहीं करता, और सोनिया गांधी जी को कोई गाली देता है मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। लेकिन जहाँ तक आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने जो कहा है, उसके लिए वो रिग्रेट शब्द का यूज कर चुके हैं और खेद व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन मोदी जी को कोई गाली दे मैं उससे खुश हो जाऊं, और सोनिया जी को गाली दे मैं उससे नाराज़ हो जाऊं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश बड़ा है, राजनीति छोटी है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी, लेकिन गौरव भाटिया, कांग्रेस ने फुल टॉस फेंकी और आप लोगों ने लपक ली। कांग्रेस कह रही है कि इनको बहाना चाहिए था, अब ये खेल करने वाले हैं अपना। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जब ये देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और आदतन देते हैं तो जनता को कितनी ठेस लगती है। और मैं एक बात कहूंगा, आप याद करिए अमीश जी, एक लाइन कही जाती है, दुश्मनों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। यह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जितना गाली देंगे वो विष भी पी जाएंगे, लेकिन भारत माता को वो और ऊपर लेके जाएंगे, विश्व पटल पर हमारी पहचान बनेगी। ये वो खड़गे जी हैं अमीश जी। गुजरात के चुनाव याद करिए, 100 सर वाला रावण है मोदी, ये बोला था झूठों का सरदार है। जनता ने 156 सीटें दी, 156, छाती 56 और सीटें 156। नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। यह दिखाता है जितना गाली दोगे उतना जनता जवाब देगी। दूसरी बात, राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं? क्या हुआ? तो भुगत रहे उसके लिए वो। मैं वही बता रहा हूं, 52 साल के अपरिपक्व बालक, उनको 2 साल की सजा हुई, उनकी सांसदी भी चली गई। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है, गांधी परिवार चाहता है कि जितने चाटुकार हैं इनकी पार्टी में, नेता तो आचार्य जी जैसे बचे नहीं हैं,
वो गाली देते हैं मोदी जी को, उसके बाद उनको पद मिल जाता है, इसलिए रोज गाली देते हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये कहते हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, और जनता कहती है कर जा मोदी। ऐसा कर्जा कि जो पहले कभी नहीं हुआ, और इसीलिए देश की जनता आशीर्वाद दे रही है। कर्नाटका चुनाव में डबल इंजन की सरकार आएगी और जनता ऐसा खड़गे जी को करेगी, कहते हैं ना घर का न घाट का, वो हालत हो जाएगी। जी जी, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, उनकी अपनी कहानी चल रही है, आप अपनी कहानी को रो रहे हैं, हमारे ऊपर तो आप कह रहे हैं कि भद्दा सा गाना बना दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स में शुचिता नाम की जो चिड़िया होती थी वो उड़ चुकी है? बिल्कुल। जो अभी आचार्य जी वो बात कह रहे थे, आपने देखा बीजेपी के प्रवक्ता ने जब बोला तो उनकी भाषा शैली कैसी थी, उसमें आप समझ गए होंगे भाषा शैली किस तरह का इस्तेमाल कर रहे थे। ये संस्कृति संस्कार भारतीय जनता पार्टी में है कि किसी के लिए अपमान करना। आप देखिए, गाना जब हम बनाते थे, गाना तो क्या लिखते थे, हम कहते थे जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। हम क्या बात करते थे, खुशहाली, विकास, लैपटॉप, सुनिए ना, लैपटॉप 100, योगी लाइए। ये क्या गाना बनाते हैं, गुंडे दंगे। बताइए, गुंडे दंगे ये शब्द गाने में होने चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हो आप समाज के अंदर में? मैं आपके भी संस्कार, ये देखो संस्कार, ये देखो संस्कार नहीं होना चाहिए। आगे संस्कार आपके भी आपको नहीं करने बोले। आपको कोई लॉजिक लगा? ठीक, मैं आता हूं, बीजेपी चाहती नहीं है कि संगीत रागी, आपत्ति आपको प्रधानमंत्री को जो विशैला सांप कहा उस पर ज्यादा है या सोनिया जी को विषकन्या का उस पर ज्यादा है? देखिए, मुझे गाली गलौज की कोई भी भाषा हो, वो कभी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और एक सभ्य लोकतंत्र के लिए अच्छी बात कहीं से नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह जो गाली गलौज की भाषा है, जब परिवारवाद बढ़ जाता है तो लोकतंत्र के प्रति शुचिता कम जाती है, और परिवार के प्रति जब आपकी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है। जब से श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति में आई, उसके पहले की राजनीति को आप देख लीजिए, उसके बाद की राजनीति को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो कटुता का माहौल है, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी की भारत की अनुराग भदौरिया ने बोला 2014 के बाद हुआ सब कुछ। नहीं, वो गलत है। आचार्य जी ने भी मौत का, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में जितना गाली गलौज नरेंद्र मोदी के खिलाफ विस्फोट किया गया है, एक भी इस देश का राजनेता इतना अपमान नहीं झेला है और बर्दाश्त किया है और निखर करके आए हैं। ये देखिए आचार्य जी, आप कितना भी डिसएग्री करिए प्रोफेसर रागी से, लेकिन विपक्ष चौराहे पे खड़ा है और चौराहे पे आवाजें निकाल रहा है कि आइए हमारे साथ, आइए हम सब मिलके मोदी को निपटाएंगे, लेकिन गाली देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिग्रेट जताया, गाली दी। इमरान प्रतापगढ़ी को आपने स्टार प्रचारक बनाया। कांग्रेस पार्टी क्या जिस इथॉस के साथ चलती थी उस इथॉस को भूल चुकी है? दूसरी बात, क्या विचारों का पटाक्षेप हो गया है? मैं बड़ा शब्द यूज कर रहा हूं, विचारों का पटाक्षेप हो गया है कांग्रेस पार्टी के साथ। इस तरह की गाली की भाषा, मोदी सांप है, जहरीले सांप है, मोदी रावण है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। 3 राज्यों में क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट के अंदर कब्र किसकी खुद गई वहां पर? पॉलिटिकल कब्र। आचार्य जी। अमीश देवगन, मैंने शुरुआती बात में ये बात कही कि किसी भी राजनीतिक विरोधी पार्टी के नेता को गाली देना ठीक नहीं। आपने एक तरफा बात की है। आपने कहा क्या मोदी जहरीला सांप है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सोनिया गांधी विषकन्या है? हमने दोनों खबरों को दिखाया, अब आपसे थोड़ी पूछूंगा। दूसरी बात, अमीश देवगन जी, अभी मैंने जब बात की तो उसके बाद गौरव भाटिया जी क्या बोले? 52 साल का अपरिपक्व बालक। क्या राहुल गांधी अपरिपक्व हैं? अपरिपक्वता का मतलब होता मंद बुद्धि हैं? क्या राहुल गांधी? आपने कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, आप ही ने बहुत कुछ कहा है राहुल गांधी के लिए। आपने कहा राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी मंद बुद्धि हैं। अरे आपकी पार्टी है, वो पप्पू है, मैं आपकी पार्टी ने कहा 1980 से पहले इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश के संस्कार नहीं थे क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये देश नहीं था क्या? नंबर 3, इस देश के अंदर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी कि पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके विरोधी जो लोग थे उनसे संसद में खड़े होकर के सामने आमने उनका विरोध करते थे। लेकिन विरोध करिए, गाली क्यों दे रहे हैं? कब्र क्यों खोद रहे हैं? मोदी की कब्र क्यों खोदी जा रही है? मैंने कब कहा मोदी जी कब्र खोद? आपके नेताओं ने बोला, नारे लगे।
अच्छा, जो रनवे के ऊपर नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक बार इनसे पूछिए कि सोनिया गांधी विश्व कन्या हैं? जी अभी पूछे गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, आपके विधायक, आपके नेता ने भी सोनिया जी को विश्व कन्या बोला है। क्या आपको लगता है आप उसको पार्टी से बाहर करेंगे? क्योंकि अगर आपको लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत बोला तो आपका विधायक आपका नेता ही है, उसने सही बोला। नहीं, और खड़गे जी ने जो बोला उस पर उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। मैं उत्तर देता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए कितने ज्ञान वाली बातें करते हैं लेकिन आचरण में कुछ है नहीं। इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति हो संवैधानिक पद पे ना भी हो, इज्जत जरूर करिएगा। अच्छा, मैं एक खबर इसीलिए लेके आया। आजम खान, जयप्रदा थी इनकी पार्टी में, कह रहे तुम्हें 17 साल लग गए, मैंने 17 दिन में उनके अंडरवेयर का रंग जान लिया था। क्या कार्रवाई हुई उन पे? नहीं हुई। अब छोड़िए उनको, अखिलेश यादव की बात करते हैं। मैं लेके आया हूं 2017 में फरवरी। खड़गे जी समाजवादी पार्टी से नहीं आते। एक मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। चल रहा है, 17 चल रहा है। कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हें लेके जाएंगे आजादी से पहले भी। 17 है, घुमाने की जरूरत है। हाँ सुनो, अभी देखिए मैंने जवाब नहीं दिया तो ये 17 है, 16 है, 15 है। अरे भैया सरकार का ये बताओ देखिए यहाँ लिखा कि उन्होंने क्या बोला। मैं जी क्या घबराहट हो जाती है? छोड़िए आजम खान, विश्व कन्या पे भी बोलिएगा। बिल्कुल वादा रहा, शुरुआत उसी से करूंगा जो कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं करेंगे। ये पहली बात। एक सेकंड। अरे भैया कुछ करे ना करे, बंगले से 200 रुपए की टोटी नहीं चुराएंगे, इतना जरूर बता देंगे, जनता को दे के जाएंगे। चुप हो जाइए, चलिए। वो भी चुरा ले लोगे। अखिलेश यादव संवैधानिक पद पे थे, मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या बोले? अखिलेश का मोदी पर हमला, अमिताभ को नसीहत, गुजरात के गधों का प्रचार मत करना। आपने कभी देखा है इस तरह की भाषा? देश के प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि वो गधों का प्रचार कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी। तीसरी बात, अब कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। फर्क जानिए, जो कहा उन्होंने विश्व कन्या, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। राष्ट्र प्रवक्ता हूं, बड़े मन से कहता हूं इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीख नरेंद्र मोदी जी, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। मैं बात पूरी कर लूं प्लीज। जी, सवाल है मेरा। मैं आपके सवाल, देखिए मेरे में इतना दमखम था, मैंने शुरुआत कांग्रेस पार्टी पे आने से पहले अपने विधायक की करी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पार्टी का अध्यक्ष, और अध्यक्ष क्या कहता है, आप हिटलर बोल चुका है मोदी जी को। ये 100 सर वाला रावण है, ये खड़गे ने बोला है, खड़गे जी ने, ठीक है। और ये भी कि चोरों का सरदार है, और अब कह रहा है ये सांप है। 4 तो उदाहरण मैंने दे दिया। आप मुझे बताइए कि खड़गे जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सोनिया माता जी को खुश करना है या राहुल बबुआ को करना है? और उनको अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष पद से हटाए, फिर आप मुझसे पूछिएगा कार्रवाई क्या होगी। दूसरी बात, राहुल गांधी आज आधुनिक राजनीति के मुंगेरी लाल हैं। भैया यूपी में कह रहा था आ रहे हैं हम पंजा लेके, 399 पे लड़े, 387 में जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें आई। गुजरात में बोले थे हमारी सरकार आ रही है, चिंता न करना भैया, 156 सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी की इतिहास रच दिया। कांग्रेस की कितनी आई? नॉर्थ ईस्ट के चुनाव की आपने बात करी, पंजाब वो हार गए। हमने दिखाया किस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा के चुनाव हुए, हम दोबारा जीत के आए। क्या वो जीत के आए? जी, जवाब ले लेते। एक सवाल आचार्य जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस से ये गलती से बार बार मिस्टेक हो जाता है, या फिर ये गलती भारतीय जनता पार्टी के लिए हसीन है? ये और गौरव भाटिया कह रहे हैं कांग्रेस का नाम ही मिस्टेक है। और देखिए अमित जी, राजनीति करने के 2 पहलू होते हैं। एक होता है राजनीति सत्ता के लिए की जाए, एक होती है सेवा के लिए की जाए। कांग्रेस पार्टी ने के लिए कांग्रेस को करे। अब गौरव भाटिया जी, मैं तो बीच में बोलता नहीं, शरीफ आदमी हूं। आपका इतना सम्मान करता हूं, देखिए मेरी आंखों में देखिए कितना सम्मान कर रहा। देखिए ये देखिए आपका मुस्कुराता चेहरा। अभी तो फिलहाल ये खड़गे जी की आंखों में देख रहे हैं, क्या बोल गए आप? थैंक यू। ऐसा है क्या अमीश देवगन जी? राजनीति सत्ता के लिए कितनी हद तक और किस तरह से की जाती है, ये कोई भाजपा से सीखे, और सेवा के लिए राजनीति कैसे की जाती है, ये कोई कांग्रेस से सीखे, राहुल गांधी से सीखे। मेरा सवाल है कि जो महिला पहलवान है वो बीजेपी पे लगातार आरोप लगा रहे हैं बृजभूषण सिंह पर कि उनके खिलाफ उन्होंने यौन शोषण का मामला आ रहा है, तो बीजेपी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? अगर इतनी सारी महिलाएं रोड पर आई हैं तो कोई तो बात होगी। उनके ऊपर 38 केस है बृजभूषण सिंह पर, आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गौरव भाटिया जवाब। मैं इतना ही कहूंगा, पहले तो अनकंडीशनली एक बात कहूंगा कि महिला हैं, साथ में वो देश के लिए एक गौरव का प्रतीक है। और मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर यह जरूर कह सकता हूं कि अनुराग ठाकुर जी ने मुलाकात करके पहले भी एक कमेटी का गठन किया है,
और सारे जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने अग्री किया था कि इसकी रिपोर्ट आएगी। जो आज भाजपा ने भी ये बात कही है कि हम रिपोर्ट आएगी और उसके बाद उचित कार्रवाई इस पे होगी। दिल्ली पुलिस अपडेट ये भी है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है ब्रिजभूषण के खिलाफ। टॉपिक पे रहते हैं, आपका मैडम क्या सवाल? कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मेरा कहना है, जो आप हर बार पीएम मोदी जी को गाली देते हैं, आखिर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप फिर भी चुनाव हार जाते हैं। आपके यहाँ कार्यकर्ता भी नहीं है झंडा उठाने वाला, फिर ऐसा क्यों? कीचड़ में कमल खिलेगा, 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी जवाब क्या? उनका कहना है कि आप बार बार गाली देते हैं और बार बार चुनाव हार जाते हैं। पहली बात, गाली क्यों देते हैं? पहली बात, हम गाली ना देते हैं और ना गाली देने का समर्थन करते हैं, लेकिन ये बात अफसोसजनक हो रही है कि हम कितनी बार कहें कि हम गाली का समर्थन नहीं करते, फिर भी गाली हम देते। अरे हमने सबसे ज्यादा गाली खाई है, मेरा भी है, सबसे ज्यादा गाली देश की आजादी के बाद अगर किसी को मिली है तो पंडित नेहरू के खानदान को मिली है। सबसे ज्यादा गाली, सुनिए गौरव भाटिया, सबसे ज्यादा गाली अगर किसी को मिली तो उस गांधी परिवार को मिली है। सबसे ज्यादा गाली, अरे सोनिया गांधी को विश कन्या कहते हो आप? वो सोनिया गांधी जिसने अपनी सास की लाश उठाई, वो सोनिया गांधी जिसने अपने पति के टुकड़े बीने, वो सोनिया गांधी जिसने भारत के अंदर जब से उसका विवाह होकर आया, सोनिया गांधी ने कभी पल्लू, साड़ी का पल्लू सर से नीचे नहीं उठा। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की अगर जिंदा मिसाल कोई है तो सोनिया गांधी है, जिसने अपने रीति रिवाजों को निभाया। समझे? आप उस सोनिया गांधी को विश कन्या कहते हैं, उस सोनिया गांधी को विश कन्या कहते हैं। आपको, आपकी पार्टी को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी इसने, हमारी बहन ने सवाल किया कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिल रहा। अरे पार्टी का चुनाव हारने से मतलब ये नहीं होता कि पार्टी अपनी नीतियों का सत्यानाश कर दे। झंडा उठाने की बात छोड़िए, हमारी अर्थी उठाने वाला भी अगर कोई नहीं होगा तब भी हम अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। जल्दी उठेगी, नहीं करेंगे। चलिए मैं एक बात, हम अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। इस देश की एकता अखंडता के लिए जान दी है और जान देते रहेंगे, समझौता नहीं करेंगे। चलिए, अगर इतना आपको सत्ता मुबारक हो, हमें सिद्धांत मुबारक है। ये वो कह रहे हैं जो कहते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये वो कह रहे हैं। यहाँ ज्ञान पूरा है लेकिन जो है जमीन पे नहीं उतारेंगे। एक सवाल इन्होंने मुझसे पूछा है मेले के बारे में, अब मैं इनसे पूछता हूँ। आप ये बताइए, जब आपको बोलने की अनुमति नहीं है। ये देखिए आप डर गए, सवाल अभी आया नहीं, आचार्य जी डर गए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए, ये सही है कि गलत? जैसे मैंने तो भाग जाता, अभी पता नहीं, भाग जाए, दरवाजा खुला है ना भैया। हाँ खुला है, ठीक है। आप चाहते हो मैं भाग जाऊं? मैं कभी नहीं, मैं पकड़ लूंगा आपको, जाने नहीं दूंगा। देखिए मैं, अरे पकड़ के लेके कहाँ जाएंगे ये बताइए? वो समझ जाएंगे, उनके मन में भी कसक है आना, तो वो भी यही चाहते हैं अभी जी। हाँ ठीक है। और आर पार में अब रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देश की जनता, देश के युवा पूछेंगे सवाल और नेता देंगे जवाब। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं देश की सबसे बड़ी बहस में, आर पार में। ये जूते मारे सालों को, गोली मारो सालों को, ये कांग्रेस ने कहा था, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा, ये कांग्रेस ने इन्होंने कहा, मसूद अजहर, इन्होंने कहा, ओसामा, ये किसने कहा था बताओ? नवंबर के बाद शुरू हुई थी। पिछले साल नवंबर में यूक्रेन की सेना ने दक्षिण में बसे खैरसोन पर इतना तगड़ा धावा बोला था कि रूस की सेना को बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से भागना पड़ा था। रूस को तभी अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपनी गलती से सीख ली और जीते हुए इलाकों को यूक्रेन से बचाने के इंतजाम करने शुरू कर दिए। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुदनोव ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस को भी पता है कि यूक्रेन उस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, इसलिए रूस के सैनिक अपनी जान बचाने के बंदोबस्त में लगे हैं और उनकी सबसे तगड़ी तैयारी यूक्रेन के दक्षिण में है, क्योंकि यूक्रेन का सबसे ज्यादा फोकस दक्षिण में ही है, खासतौर पर वहां के जापोरिजिया प्रांत में, क्योंकि एक तो जापोरिजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे यूक्रेन को बिजली मिला करती थी, लेकिन अब उस पर रूस का कब्जा है। दूसरी बात यह कि अगर दक्षिणी यूक्रेन को जेलेंस्की की फौज ने अपनी मुट्ठी में कर लिया तो क्राइमिया भी उसकी तोपों की रेंज में आ सकता है। यानी दक्षिणी यूक्रेन जेलेंस्की के लिए क्राइमिया में घुसने का रास्ता है, और क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिस पर पुतिन ने 2014 में ही कब्जा कर लिया था और तब से वहां पुतिन का ही राज है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी पिछले साल ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन की जंग अब रूस से क्राइमिया जीतने के बाद ही खत्म होगी, और फिर यूक्रेन के लिए क्राइमिया जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां ही रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट का अड्डा है। बीते 14 महीने से वहां से मिसाइलें चला चला कर रूस ने यूक्रेन को पस्त कर दिया है। इसलिए जेलेंस्की ने
ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक यूक्रेन को पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ापोरिजिया, खैरसोन और क्राइमिया की जमीन पर मौजूद हर चीज को तबाह कर सकता है। और ये पांचों वो इलाके हैं जिन पर कब्जा जमाकर वहां रेफरेंडम करवाकर रूस उन्हें अपना हिस्सा घोषित कर चुका है। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ापोरिजिया और खैरसोन को तो रूस ने ताजा जंग के दौरान अपना इलाका बताया, लेकिन क्राइमिया की बात तो 9 साल पुरानी है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही दो टूक कह दिया था कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का है, और तो और उन्होंने धमकी तक दे दी थी कि क्राइमिया पर आंच आई तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यूक्रेन भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। उसे अपने वो इलाके तो चाहिए ही जो अभी उसके हाथ से निकले। उसे क्राइमिया भी वापस चाहिए। यही वजह रही कि पुतिन ने क्राइमिया को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खबर है कि रूस ने क्राइमिया के पास अपनी कैलिबर मिसाइलों को एकदम कॉम्बैट रेडी पोजीशन में रखा है। मतलब यहां यूक्रेन ने हमला करने की सोची और वहां रूस की कैलिबर मिसाइलें यूक्रेन का सीना चीर कर रख देंगी। कैलिबर मिसाइल परमाणु बम दागने में माहिर है और रूस ने अपने जो 2 जंगी जहाज क्राइमिया के पास तैयार रखे हैं उन पर 12 कैलिबर मिसाइलें तैनात हैं। लेकिन क्राइमिया के साथ रूस को ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अपने हाथ से निकलने का डर सता रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना के हमले के डर से रूस ने न्यूक्लियर प्लांट को छावनी में तब्दील कर दिया है, जिसकी एक सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई, जिसमें पावर प्लांट की छत पर बंकर बने नजर आए। ये तस्वीर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की और दावा किया कि रूस को इस बात का डर सताने लगा है कि यूक्रेन जल्द ही ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कोई बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे अमेरिका के संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना खैरसोन के कई इलाकों में पकड़ मजबूत कर चुकी है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि यूक्रेन की सेना खैरसोन के दक्षिण में मौजूद क्राइमिया पर हमला बोलेगी, लेकिन ज़ापोरिजिया में रूस की तैयारियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं, क्योंकि सामने आई सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि रूस की सेना ने ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की छत पर रेत की बोरियां बिछा दी हैं ताकि दुश्मन के हमलों से बचते हुए उसके खिलाफ वार किया जा सके। क्योंकि दावा यह है कि ज़ेलेंस्की ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को किसी भी हालत में रूस के पंजे से निकालना चाहते हैं, जिसकी वजह यह है कि ज़ापोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूक्रेन की करीब 20% बिजली सप्लाई यहीं से होती है, जबकि जंग के शुरुआती दिनों से ही प्लांट पर रूस का कब्जा है और रूस की फौज यूक्रेन की सेना के खिलाफ इस प्लांट को अभेद्य किले की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहां प्लांट में मौजूद रूसी सैनिक नीप्रो नदी को पार करके यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, खासतौर से निकोपोल इलाके में। ऐसे में अगर यूक्रेन की सेना ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को रूस के कब्जे से छुड़ाने में कामयाब होती है तो ये पुतिन की सेना पर बड़ी चोट साबित होगी। किम ने परमाणु हथियार चलाया तो अमेरिका उसे नहीं बख्शेगा। बाइडेन और दक्षिण कोरिया को किम के इरादे इसलिए भी खतरनाक लगे क्योंकि उत्तर कोरिया ने इस साल 1-2 नहीं बल्कि 27 मिसाइलों का टेस्ट किया, जिनमें कई के वीडियो भी जारी किए गए। यही नहीं, उत्तर कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का भी परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि टेस्ट से पहले अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन को समंदर में 260 से 490 फीट गहराई में 59 घंटे 12 मिनट तक रखा गया, जिसके बाद 21 से 23 मार्च के बीच इसका टेस्ट हुआ। उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि यह ड्रोन सुनामी ला सकता है, जिससे दूसरे देशों के बंदरगाह कुछ पलों में बर्बाद हो सकते हैं। यानी उत्तर कोरिया के पास दुनिया के एक बड़े हिस्से की बर्बादी का सामान है, जिससे वो दुनिया को डरा रहा है। लेकिन अमेरिका ने तय कर लिया कि वो उत्तर कोरिया को उसी की भाषा में जवाब देगा और इस बार फुल एंड फाइनल फैसला करेगा, जिससे केवल उत्तर कोरिया का ही नहीं बल्कि चीन का दिमाग भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि एशिया में चीन और उत्तर कोरिया ने उत्पात मचा दिया। यही नहीं, बाइडेन के साउथ कोरिया को पनडुब्बी देने के फैसले पर चीन ने उत्तर कोरिया की तरफ से बोलना शुरू कर दिया। चीन ने बयान दिया कि अमेरिका का परमाणु पनडुब्बियों वाला फैसला उकसाने वाला है और इससे जंग हो सकती है और एशिया की शांति में खलल पड़ सकती है। यानी इस लड़ाई में चीन भी कूद पड़ा, जो अमेरिका का गुस्सा बढ़ा सकता है, क्योंकि बाइडेन तय कर चुके हैं कि अगर किम ने परमाणु हमला किया तो समझो उत्तर कोरिया खत्म और किम जोंग उन का अंत। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस के विमानों की उड़ान ने एक बार फिर यूरोप और नेटो में खलबली मचा दी। एक तरफ बैरेंट्स सागर और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर रूस के बॉम्बर उड़े, दूसरी तरफ बाल्टिक सागर में एक बार फिर रूस के 3 विमान देखे गए हैं, जिन्हें जर्मनी और ब्रिटेन ने खदेड़ दिया है। बैरेंट्स और नॉर्वेजियन सागर में रूस ने परमाणु बम गिराने की क्षमता रखने वाले अपने 2 TU-160 बॉम्बर यूरोप के बेहद पास उड़ाए हैं। TU-160 वही विमान है जिससे रूस यूक्रेन पर खूब वार कर रहा है और बैरेंट्स और नॉर्वेजियन ये दोनों समंदर नॉर्वे के पास हैं और नॉर्वे नेटो का सदस्य है। हालांकि रूस ने अपने विमान नॉर्वे की एयर स्पेस में नहीं घुसाए और वो इस उड़ान को रूटीन फ्लाइट भी बता रहा है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध के बीच परमाणु बम दागने वाले बॉम्बर को नेटो देश के करीब उड़ाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रूस के दोनों बॉम्बर उड़ान भरकर 2-4 मिनट में नहीं लौटे बल्कि वो 14 घंटे से भी ज्यादा देर तक नॉर्वे के पास आसमान में उड़ते रहे। खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी और अपने विमानों की उड़ान का वीडियो भी जारी किया।
जिसमें सुबह से रात तक रूस के Tu-160 बॉमर आसमान में उड़ते नजर आए। उनके साथ साथ MiG-31 फाइटर जेट भी उड़ता दिखा। इस दौरान दोनों विमानों में उड़ान के बीच ईंधन भरने की प्रैक्टिस की गई। आसमान में विमान में तेल भरना बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन ये जंग के दौरान विमान की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि इससे हवाई जहाज को ईंधन खत्म होने पर मजबूरन लैंड नहीं करना पड़ता और वो देर तक और दूर तक उड़ पाता है। और Tu-160 तो पहले ही बेहद ताकतवर विमान है। वो लंबी रेंज का स्ट्रेटेजिक बॉमर है, मतलब कि वो दुश्मन पर भर भर कर बम बरसा सकता है, फिर चाहे टारगेट मीलों दूर ही क्यों ना हो। Tu-160 2531 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए लगातार 12300 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। और तो और रूस के Tu-160 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी जंगी जहाज भी कहा जाता है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन की जंग के दौरान अपना इतना ताकतवर विमान, वो भी परमाणु बम दागने की ताकत से लैस विमान यूरोप के पास उड़ाएगा तो यूरोप में खलबली तो मचेगी ही। रूस ने बताया कि उसने अपने उत्तर पश्चिम में मौजूद बैरेंट सागर के ऊपर अपने बॉमर उड़ाए, लेकिन यूरोप की परेशानी यह है कि बैरेंट सागर के पास ही नॉर्वे है, जो कि यूरोप का देश तो है ही, वो रूस के दुश्मन नेटो का भी सदस्य है। फिर रूस ने यह भी कहा कि उसके बॉमरों ने नॉर्वेजियन सागर के ऊपर भी उड़ान भरी और नॉर्वेजियन सागर के तो बगल में ही नॉर्वे है। अब चाहे रूस अपने बॉमरों की उड़ान को रूटीन फ्लाइट बताए, उसे पहले से तय उड़ान बोले, लेकिन अपने करीब रूस के बॉमरों को देखकर यूरोप के तो कान खड़े हो गए, क्योंकि अभी 14 अप्रैल को भी रूस ने यहीं पर Tu-160 बॉमर उड़ाए थे। इस बीच बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट को देखकर ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोप के इन देशों को कई बार हमले की धमकी दे चुके हैं, जिसके लिए पुतिन की सेना वहां अक्सर युद्ध का अभ्यास भी करती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बार बाल्टिक सागर में रूस के एक साथ 3 खतरनाक फाइटर जेट दिखाई दिए, जिन्हें देखकर यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर स्वागत है आपका देश की सबसे बड़ी बहस में, प्राइम टाइम के नंबर 1 कार्यक्रम आर पार में। और आज इस बड़ा सवाल लेकर हम हाजिर हो रहे हैं, क्या देश की जनता गाली देने पर ताली बजाती है? आज ये बड़ा सवाल है और इस दौर में इसी पर पूछे जाएंगे सवाल। मैं ये पूछना चाहता था, ये बताइए, जब कोई व्यक्ति आपकी पार्टी में कहता है पीएम को लोग डंडे से मारेंगे, चौकीदार चोर है, जवानों के खून की दलाली प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और कोई कहता है मौत का सौदागर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, गलत है या सही बताइए? जवाब आचार्य जी, मैं आ रहा हूं अनुराग आपके पास। आचार्य जी 30 सेकंड। आचार्य जी जवाब गौरव भाटिया की बात का। देखिए, एक लाइन में मैं कह चुका हूं कि देश के प्रधानमंत्री के विषय में कोई अभद्र टिप्पणी। सोनिया गांधी गलत थी, इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं? नहीं, सोनिया 6 इंच की छाती से आज कह दीजिए कि गलत थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, नहीं बोल पाएंगे। गलत चुनौती है आपके कार्यक्रम पे। छाती 6 इंची हो या 56 इंची हो, नहीं, फर्क बहुत पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, 6 इंच वाली जब फूंक मारता है, 56 इंच वाली तो उड़ जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, पिछली बार जब आई थी मोदी जी की आंधी तो उड़ गया था राहुल गांधी। ओके, जवाब गलत था या सही? अमीश देवगन, सवाल ये है कि जब 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार हम कह चुके कि भाई गाली देने की सियासत हम पसंद नहीं करते, बार बार सवाल क्यों उठ रहा है? देते तो कांग्रेस ही है ना। अरे कांग्रेस के अध्यक्ष खुद कह चुके, मुझे इस पे खेद है। पर दी क्यों? जिसपे खेद जताना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष को फांसी पे चढ़ाओगे, सूली पे चढ़ाओगे, कांग्रेस पार्टी को समंदर में फेंकोगे? हटा दो क्या बात करते हो आप? अरे हटा दो उन्हें, क्या जरूरत है रस्सी लाके उनको चढ़ाने की सूली पे? शोषित वंचित समाज का अध्यक्ष बना है, शबरी का वंशज कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, तो गाली देंगे प्रधानमंत्री को? गाली देंगे? खड़गे हिम्मत है सूली पे देगी? अरे चलिए, करने से नहीं होता है। वो कह रहे कि अब गाली दे दी, रिग्रेट जता दिया। अच्छा, तो फांसी थोड़ी दे देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है पार्टी के। चुनौती देता हूं, रावण 100 सर वाला अगर दिखा दे कब उन्होंने जो है इस पे खेद व्यक्त किया हो, और दिखाए झूठों का सरदार हिटलर दिखाया अभी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको गाली पसंद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही क्यों पाए जाते हैं गाली देते हुए? एक नेता पाए जाते हैं औरंगजेब की कब्र पे जाते हुए, एक नेता पाए जाते हैं अतीक अहमद के कसीदे पढ़ते हुए। कांग्रेस के नेताओं के साथ ऐसा इत्तेफाक क्यों हो जाता है आचार्य जी? ये जूते मारे सालों को, गोली मारो सालों को, ये कांग्रेस ने कहा था, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, ये कांग्रेस ने इन्होंने कहा था, मसूद अजहर, ओसामा, ये किसने कहा था बताओ? अर्थी निकलवाने का इतना शौक है, जनता अर्थी निकाल देगी कांग्रेस पार्टी की, आप चिंता ना करिए। जितनी मोदी जी को गाली देंगे, मैं बता रहा हूं, जनता उतनी सीटें बढ़ाएगी भाजपा की। आप कीचड़ फैलाओ, हम कमल खिलाएंगे, देखिएगा। भाटिया 13 मई का इंतजार करो। अरे भैया, यही उत्तर प्रदेश में कहा था,
यही उत्तर प्रदेश में कहा था होगा। 13 मई कांग्रेस गई, हिमाचल में 13 मई कांग्रेस गई और गाली दो, देखना क्या हाल होगा। 13 मई भाजपा गई। देखिए यार ये तो कॉपी कैट है, ये तो कॉपी कैट है। चलिए वो बेचारे नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, वो नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आप भी लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या सवाल है आपको, बोले। चलिए, जो प्रधानमंत्री जी का गाली पड़ा वो पूरे 140 करोड़ जनता को गाली पड़ा, ये बहुत चिंता का विषय है। नंबर 1। नंबर 2, जो राहुल गांधी ने जो अभी सभ्यता का जो परिचय दिया, अपने घर खाली करके चाबी दिया, उसी के एवज में खड़गे जी ने जो गाली दी, क्या उनको सभ्यता का पाठ सीखने के लिए राहुल गांधी के पास जाना चाहिए और उम्र के अनुशासन का पाठ कृष्णन जी से सीखना चाहिए? अच्छा, ये एक उन्होंने बोला कि सभ्यता तो राहुल गांधी ने दिखाई, उन्होंने उनको घर खाली कर रहा था, उन्होंने घर खाली किया, चाबी देके चले गए। और क्या राहुल गांधी जी से खड़गे जी को सीखना चाहिए? हालांकि वो वरिष्ठ हैं, आपसे सीखना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, सवाल आया। अध्यक्ष अग्रिम बधाई। देखिए, आप आचार्य जी की तरफ नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा है। जी बहुत इनसे मोहब्बत करता हूँ, कोई अब शब्द भी नहीं बोलता राहुल गांधी की तरह। अमीश जितना आप गांधी परिवार से मोहब्बत करते हैं उतनी आचार्य जी से करते हैं। अमीश देवगन, बीजेपी से पूछिए ये चाहते क्या है। राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो गई, राहुल गांधी जी ने घर खाली कर दिया। सुनिए, राहुल गांधी जी ने 1 मिनट घर खाली कर दिया। 2014 से आपकी सत्ता है, 2019 में देश की जनता ने आपको पूरा दोबारा से फिर समर्थन दिया। अब आप हिमाचल में हारे, तब भी उसको आप पचा नहीं पा रहे हो। आपने महाराष्ट्र के अंदर जो किया सबके सामने, गोवा में जो किया सबके सामने। आप बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक अब आने वाला है, और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनाइए आप, लेकिन सवाल आया कि आपसे और राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे को सीखना चाहिए, इसका जवाब क्या है आपके पास? मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, माफ करना, और मैं उन्हें कोई सिखाने नहीं आया हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को और किसी भी विपक्ष के नेता को एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जब ये मोदी जी ने चुनाव में जो है भाजपा के नेताओं ने जो वादे किए थे कि हम महंगाई दूर करेंगे, हम जो है बेरोजगार काला धन लाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, 2-2 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ हम जो है वो देंगे, रोजगार देंगे। उसका क्या, जब भी जनता को कष्ट होता है तब भी कष्ट होता है। वो कहते हैं कि जब आप अपने वादे पूरे नहीं करते तब भी कष्ट होता है। गौरव भाटिया 20 सेकंड में जवाब, फिर आ रहा हूं अनुराग जी आपके पास गाने के ऊपर। मेरे भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। गाने पे नहीं, शांत करो, तोता कहां से आ गया? गाने या गाने या खाने बीच में क्या? अच्छा आप बताइए, आपकी चर्चा का स्तर है, मैं चुप हो जाता हूँ। जनता ने सवाल पूछा। जी एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा सवाल आया, जवाब सुनिए ना। एक अच्छा सवाल है, संस्कार देख लिया। अरे गाने की बात करें, खाने की थोड़ी बात ना करें। बताओ, ये संस्कार है। अरे 1 सेकंड, अच्छा सवाल है, जवाब 20 सेकंड में। पब्लिक के मन का सवाल है वो। देखिए मेरे तालियां इन व्यक्ति के लिए, अच्छा सवाल पूछा। अच्छा सवाल है, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। आप देख रहे व्यवधान कौन पैदा कर रहा है। जवाब कभी नहीं मिलेगा, लिख के दे दूं, कहो स्टाम्प लाओ, मैं लिख के देता हूँ। अगर जवाब मिल जाए मैं राजनीति छोड़ दूं। अच्छा इनको मुर्गा बनाएंगे, कभी नहीं बोले ये कुकड़ू बोलेंगे हम सॉरी, अगर जवाब दे दिया बोले, और आप पूछिएगा दर्शक से जवाब दिया इसने उसको गाली दी, उसने इसको गाली दी, आपको उलझा रखा है। आपके मतलब की बात नहीं करेंगे कि आपका कैसे काम चलेगा, कैसे आपकी नौकरी लगेगी, कैसे आपके मेहनत कम होगी। आप चाहते हैं आपके सवाल का जवाब मिले, ये आपको उलझा रखेंगे। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। जी नहीं मिलेगा। जी अच्छा, अब आपका हो गया। नहीं मिलेगा ना, मैं जानता हूँ। अच्छा अरे 10 सेकंड अपना जवाब दे दे। ओके, देखिए मेरे भाई ने एक बात कही कि जो वादे पूरे किए नहीं किए उस पे दर्द होता है जनता को, यही इनका सार था। आप मुझे ये बताइए, अनुच्छेद 370 का वादा हमने किया, किसमें दमखम था अनुच्छेद 370 को संशोधित किया? 1 रैंक 1 पेंशन, आपको मालूम है कांग्रेस वादा करती थी, लागू किसने करा? नरेंद्र मोदी जी ने। राम मंदिर, पुरानी पेंशन क्या हुआ? देखिए फिर महंगाई का क्या हुआ? रोजगार का क्या हुआ? 20 सेकंड शांत हो जाइए। 20 सेकंड क्या मुद्दे पे नहीं आएंगे, आपको फिर घुमाने लगे। आपको हेलीकॉप्टर में बैठा दिया घुमाने के लिए, अभी घुमा के लैंड करेंगे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नरेंद्र जी, क्या मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं ना, और मैं वही प्रयास कर रहा हूं। तो भाई साहब से आप गुजारिश करिए, वैसे जनता की बात सुनते नहीं है, हो सकता है तो आप बताइएगा मुझे। अच्छा ठीक है, राठी जी के सवाल का जवाब आने दीजिए भैया। तीसरा मैं आपको बताऊं, राठी जी पॉपुलर हो गए आज आप। राठी जी ने अच्छा सवाल किया है, उनको हक है वो जाने कि इसका उत्तर क्या है। तीसरी बात, जीएसटी लागू ये नहीं कर पा रहे थे, ऐतिहासिक मोदी जी ने किया। 220 करोड़ टीके
जनता को लगे हैं कि नहीं लगे? ये कहते थे टीका ना लगाओ, वो वाले तो कहते थे खतरनाक है, मैं लगाऊंगा नहीं। देखिए हालत देखिए, 80 करोड़ भारतीयों को चले गए ऐसे, माने 80 करोड़ भारतीयों भारतीयों को राशन मिला कि नहीं मिला? अच्छा, लाइन में लगाना है, वाह वाह वाह, लाइन में लगाना है, 5 किलो दे दो भैया, अब इनको मुर्गा बनाइए, मांग रहे हैं कि लाइन में लगाना है। ठीक है, आपके पास क्या अच्छा एक बात ये चाहते आपको हम लाइन में लग जाए और हमें 5 किलो मिलेगा, मेरे बच्चे का फीस कौन भरेगा, फिर मेरे बच्चों को क्या होगा, उसके बारे में चिंता नहीं है। अच्छा मेरा आप रोजगार मांग रहे हो, आप हमको लाइन में लगवा रहे हैं। सवाल है आपको, आप कह रहे हैं कि बीजेपी अभद्रता करती है, ये गाने भी अभद्र बनाते हैं, ये गाने भी अच्छे नहीं बनाते हैं। आपको गाने के किस बोल पे आपत्ति है? टूटी पे आपत्ति है, दंगाई पे आपत्ति है? आपत्ति किन शब्दों पर आपको हुई देखिए, है? आप ये देखिए, हमारे गाने को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। आंख बंद करोगे तो उसमें एक्सप्रेस की बात है, उसमें मेडिकल की बात हो रही है। देखिए ये भाषा शैली है। मुझे कोई ना बताए मुझे क्या सवाल पूछ रहे हैं, मैं पूछा हूं। मुझे पता है मुझे क्या सवाल पूछना है। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, सभ्यता होनी चाहिए, भाषा शैली अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहनें भी बैठी है। कम से कम आप 20 बार एक शब्द बोल चुके हो, ये अच्छी नहीं बोलती है, ये अच्छी बात नहीं है कि आप 20 बार एक ही शब्द को बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पे ये शब्द को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस शब्द को कम से कम हटा दीजिएगा। पार्लियामेंट से भी हटाया गया है, पार्लियामेंट से महिला को बता रहे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अब सुन ले इनकी जवाब। मेरा जवाब ये, मेरे को पता है क्या सवाल, किस गाने पर, किस आपको गाने पर क्यों आपत्ति है? देखिए, आपने देखा हमारे गाने में, हम गाने में विकास की बात करते हैं, हम गाने में समृद्धि की बात करते हैं। ये बात करेंगे दंगे, क्यों पता है क्यों बात करते हैं? बिहार में ये अपोजिशन में है, वहां विपक्ष का धर्म नहीं निभाएंगे, वहां देखेंगे माहौल खराब करने की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में विपक्ष में, वहां विपक्ष का धर्म निभाएंगे, वहां दंगे करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में जब ये थे, यहाँ पे यही लोग थे जिनका नाम था, FIR में नाम आया था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं थे, जिन्होंने ये कोशिश की। आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का धर्म निभाते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, इन्होंने बोला, इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने बोला कि देखिए जहां बीजेपी विपक्ष में होती है और दूसरी पार्टी सत्ता में होती है, वहां दंगे हो जाते हैं। यानी आप कहने की कोशिश करें कि बीजेपी सत्ता में होगी तो दंगे नहीं होंगे? बीजेपी नहीं, यही कह रहे हैं आप? अरे बात तो सुनिए, यही कह रहे हैं आप? चिल्लाइए मत, पूरी बात आप सुनाइए, क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी सत्ता में रहती है, सत्ता का धर्म नहीं निभाती है, जब विपक्ष में रहती है, विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। ये सिर्फ जनता को गुमराह करती है, यहाँ बैठे हुए लोगों को गुमराह। इतनी 40 मिनट की डिबेट कर ली, बीजेपी के प्रवक्ता ने, उन्होंने महंगाई पे पूछा, बेरोजगारी पे पूछा, बात की क्या? उत्तर दे रहे, कब देंगे उत्तर भैया? डिबेट खत्म हो गई, समय खत्म हो गया, उत्तर। अच्छा मैं एक सेकंड गाने को 20 सेकंड के लिए प्ले कर देता हूं। ये गाना क्या है, व्यूअर्स आप भी देख लीजिए, जनता जनार्दन भी देख ले। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी गुलजार तुमसे था। और इस गाने के अंदर, इसके अंदर वो कहते हैं अतीक और मुख्तार का खेल भी गुलजार तुमसे था। 2 सेकंड और जी, समाजवादी जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उस काम का या तो नाम बदल देते हैं, नंबर बदल देते हैं। अब गाने की धुन भी चुराते हैं। समाजवादी का गाना इन्होंने धुन चुराई है, बोल अपने डाल दिया, मैंने धुन भी चुराने लगे। अरे इतने बड़े चोर तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये तो अन्याय गाना तक नहीं बना पा रहे, धुन तक नहीं बना पा रहे, उसमें भी समाजवादी का अन्याय हुआ है आपके साथ। और उसमें भी मैं पब्लिक के पास भी जाऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया और प्रोफेसर रागी के पास भी जाऊंगा। प्रोफेसर रागी काफी देर से वेट कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, अन्याय करा है भारतीय जनता पार्टी ने, गाना इनका था, मतलब धुन इनकी थी, इन्होंने बोल बदल डाले, मैंने धुन तक नहीं बना पाते। एक सेकेंड, आपकी बात नहीं, बोल बदल डाले, ये तो अन्याय है। बनाना तो अपना बनाते। हाँ, प्रोफेसर देखो क्या कहते हैं। अमीश जी, मुझे मालूम नहीं है कि गाना उनका था, बोल उनका था। ये तो प्रोफेसर हो जब पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं, देखिए हमें मालूम ही नहीं है कुछ। ये भगवान, ये दोनों स्तर बना के रखिए। आप वो देखिए, वो क्या है, गंदगी मचाने आए हो, उसी में उन्हें मजा आता है। अरे भैया, प्रोफेसर को यही नहीं कह रहे आप, अरे भैया सब्जेक्ट नहीं मालूम है, अपनी हालत देखो। आप भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, वो भी कर देते हैं, तो उनका तो मैं सम्मान करेगा। देखिए अमीश जी, आचार्य जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज जो कुछ भी उन्होंने कहा वो मन से नहीं बोला। आज वो अभिनय कर रहे थे, और जो हाथ दे करके, ये उनके बोलने का तहजीब नहीं है। तो कहना क्या चाहते हैं? मैं आज वो बेचारे
बचाव की बचाव करने की क्षमता उनमें नहीं थी। आज इसलिए वो अभिनय कर रहे थे चिल्ला करके, सबरी के ये के। एक बात बड़ा उन्होंने चाहा, कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। माई कांग्रेस पार्टी की महारानी श्रीमती सोनिया गांधी आंख पर पट्टी बांध करके गांधारी की तरह एक बालक को, अपने बच्चे को इस देश की सत्ता पर बिठाना चाहती। प्लीज धैर्य रखिएगा, ये जानते हुए कि वो उसके लायक नहीं है, वो उसके काबिल नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस को मैंने कहा कि उसके पास न विचार है न विचारधारा है, उसके पास सिर्फ एक सत्ता का लासा है, गोंद जिसको कहते हैं, उसी से वो चिपके। जिस दिन और जहां भी सत्ता उससे बिखरती है, उसके बाद कांग्रेस बिखर जाता है। आप एक एक करके राज्यों को आप चुन लीजिए, जहां से कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर, चौथे नंबर के पायदान पे आई है, कांग्रेस बिखर गई है, वो दोबारा संघर्ष करने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सकी है। तो प्रमोद जी, ये ध्यान रखिए आप क्या कह रहे हैं। आप सामान्य नेता नहीं है, आप एक संत की भी भूमिका में हैं। इसलिए गांधी परिवार के प्रति इतनी श्रद्धा, जानते हैं क्या, इस देश की आत्म स्वाभिमान को आप ठोकर मारते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। संत की परंपरा में ऐसी चाटुकारिता संभव नहीं होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूं। जी अच्छा आचार्य जी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक किताब भी थी, उस पर एक फिल्म भी बनी। उसमें शुरुआत ये होती है कि कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह मुझको भीष्म पितामह की भूमिका में दिखते हैं। क्या आज के भीष्म पितामह कांग्रेस पार्टी के आप हैं? आपको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, लेकिन आप छैया पे बैठे हैं। सवाल बहुत डायरेक्ट है और प्रोफेसर रागी की बात का जवाब। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ये सब कुछ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। 3 पॉइंट हैं। पहला, संगीत रागी जी ने मेरे ऊपर पूरा वक्तव्य दे दिया। वो आरएसएस के बड़ी उच्च कोटि के विचारक हैं, लेकिन उन्होंने मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि आरएसएस किसी व्यक्ति की चाटुकारिता करती है, जबकि आरएसएस कभी व्यक्ति विशेष की चाटुकारिता नहीं करती थी। माफ करना, मैं गांधी परिवार का चाटुकार नहीं हूं। उन्होंने कहा भीष्म पितामह के जीवन की 2 बातें हैं। एक तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे हैं, दूसरे भीष्म पितामह सिंहासन से बंधे थे। तो भीष्म पितामह अगर सिंहासन से बंधे थे, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भीष्म पितामह तो अमीश देवगन जी आप भी हैं और हमारे लेकिन भीष्म पितामह अपने वचन से बंधे थे, वो कभी परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, क्या आपका भी वचन है आप परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे? इतनी बात है कि मैं अभी बाणों की सैया पे हूं, इसलिए आप कह सकते हैं, वैसे मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। जी आचार्य जी, एक बात बताइए, लगातार निरंतर एक प्रतिस्पर्धा आप कहते हैं चलती है कि देखिए बीजेपी वाले भी बोलते हैं, कांग्रेस वाले भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि बार बार कांग्रेस पकड़ी जाती है ये गाली देते हुए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब जगह सब तरह के लोग मौजूद हैं। मैं गाली के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन नहीं, सोनिया गांधी जी ने कभी मोदी, लेकिन आज का दौर तो ऐसा हो गया, गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री अगर सदन में बात कर ले तो कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद मोदी के एजेंट है, कपिल सिब्बल मोदी के एजेंट है। ये तो हुआ ना, ये तो आप ही की पार्टी में हुआ। गुलाम नबी, जी ये शुचिता तो थी। गुलाम नबी आजाद एक अच्छे नेता थे, उनकी अगर तारीफ मोदी ने कर दी तो कहा कि मोदी की गोदी में बैठा हुआ है गुलाम नबी आजाद। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान करता हूं। सोनिया गांधी राहुल गांधी क्यों नहीं करते, ये सवाल है। आप अध्यक्ष थोड़ी ना बने कांग्रेस पार्टी के आचार्य जी, यही तो दिक्कत है। मैं करता हूं, अरे सोनिया गांधी जी क्यों नहीं करती? मौत का सौदागर 2007 में बोलो। मैंने बोल दिया भैया, बोल दिया आचार्य जी, बोल दिया, हो गया। अब आप हो गया, ठीक है। छोटा तीर है, लेकिन घाव जो है गंभीर कर रहा है। मरहम भी लगेगा, यही नहीं, वो नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी पे तो नाखून से और खींच दिया जाएगा, इसीलिए कह रहे आ जाइए, इधर बेहतर है। ये तो ऑफर दे दिया लाइव टेलीविजन पे भैया। नहीं। तो अच्छे व्यक्ति हैं, मन से तो चाहते हैं कि लड्डू खाएं। अरे कब तक चाटुकारिता करेंगे सोनिया गांधी राहुल गांधी की? गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री जी की बात अलग है, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत से नेता ऐसे हैं, उन्हें गाली नहीं, आपने ये दमखम नहीं था, इनमें ये दमखम नहीं था कि कहते सोनिया गांधी राहुल गांधी गलत थे। मैंने एमएलए ने अगर गलत वक्तव्य दिया तो मैंने बताया, 2007 का बयान बताया। जवाब ले लेते हैं। गौरव जवाब। नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, मुख्यमंत्री थे तब वो। देखिए, सोनिया गांधी ने कभी मोदी जी को गाली नहीं दी, राहुल गांधी जी ने कभी मोदी जी को गाली नहीं दी। और ये लीजिए लिस्ट दिखाइए, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से बचियो। ये देखिए क्या है, 2007 में
सोनिया गांधी मौत का सौदागर। बोलिए क्या ये आपके रोजगार का जवाब है। अरे आप छोड़िए रोजगार, ये महंगाई का जवाब है। यही सब 200 रुपए की सरकारी ये आपके मुद्दों पे नहीं आएंगे। आप चिंता मत करो, ऐसी भटकाएंगे और ऐसी 5 साल काटेंगे। जवाब कैसे दूं? सुने तो सही। गौरव जी सुन लीजिए ना, ये बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, क्या करें? तो क्यों ना वंदे भारत दौड़ रही है और इनको दर्द हो रहा है। जवाब आचार्य जी। ट्रेन चली जी, उनकी साइकिल गई टूट, ये गए रूट और वंदे भारत चलती जा रही है, इसीलिए दर्द हो रही है। साइकिल गई टूट, ये गए रूट। आप कह रहे हैं वंदे भारत चलती जा रही है, लेकिन अभी तो कांग्रेस की गाड़ी कर्नाटक में चल रही है। अच्छा मेरी बात सुनिए। जी जी। गौरव भाटिया ने जितने मुझ पे तीर चलाए, हमले किए, मैंने सहे जी। कुछ नहीं तो बोला। क्या करते? मारने लगते, मेरी कब्र खोद देते क्या? अरे भैया आपने बात करी, मैंने भी बात करी। अब गौरव शिष्टाचार रखिए। अब उनका जवाब आपने सवाल मेरा सवाल आपने पूछा। चलिए 10 सेकंड। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा, आपने बोला, गलत है। आपने बोला जवाब बोला। आचार्य जी जवाब बोले गलत किया। आचार्य जी जवाब। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस देश के नौजवानों को रोजगार दो, हम आपकी आरती उतारेंगे। मैं कहना चाहता हूं इस देश की महंगाई कम करो, हम आपकी आरती उतारेंगे। इस देश की गंगा जमनी तहजीब, भारतीय संस्कृति की रक्षा करो, हम आपकी आरती उतारेंगे। इस देश को आगे ले जाओ, हम आपकी आरती उतारेंगे। इस देश की जो एकता अखंडता है उसको कायम रखिएगा, हम आपकी आरती उतारेंगे। लेकिन सवाल ये है गौरव भाटिया कि आप इस देश को टुकड़े में आमादा हैं। सवाल ये है कि आप झूठ बोल करके तमाम लोगों को बहकाना चाहते हैं। सवाल ये है गौरव भाटिया कि आप इस देश को कान सही है मेरा, सुनाई दे रहा है। गौरव भाटिया मेरी बात सुनिए। नहीं धीरे बोलिए। देश के टुकड़े करने चाहते हैं और इसीलिए देश की जनता ने 2024 में आपको हटाने का फैसला कर लिया है। जिस तरह आप हिमाचल से गए, हिमाचल में आपकी अर्थी निकली और कर्नाटक में आपकी जनाजा निकलेगा, देख लेना आप। चलिए अब मैं उत्तर जी एक सीधा पॉइंट है, सीधा जवाब गौरव भाटिया। जी देखिए इन्होंने सबसे पहले कहा देश की अखंडता। वो कह रहा है जनाजा निकलेगा कर्नाटक में। सुनिए जी, देश की अर्थी निकली थी ना, ये देख देवभूमि में। सुनिए मैंने पहले कहा था अमेठी हार गए, वायनाड तक गए, अगली बार अरब सागर में डुबकी लगाएंगे। और 2 चुनाव लोकसभा के हैं, सुपड़ा साफ हो गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन पाया। लेकिन वो कह रहे 24 में आने वाले हैं। 24 में डबल डिजिट में आ जाए, डबल डिजिट में। ये नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। इस देश से बड़ा ना कोई दल है ना कोई व्यक्ति है, कोई भी नहीं। लेकिन हम सबसे बड़ा कौन है इस देश में? इस देश की आम जनता। आम जनता की तकलीफ की कोई बात नहीं होगी। अच्छा। बात होगी हमारे नेता, तुम्हारे नेता, मेरी पार्टी, तुम्हारी पार्टी। ये उसकी चिंता नहीं करना चाहते। एक मां नहीं सोती है रात भर कि उसका बेटा आज भी ग्रेजुएशन और डिग्री करने के बाद बेरोजगार है। एक बाप को नींद नहीं आती है कि उसकी बेटी ने एजुकेशन लेने के बाद भी अभी भी बेरोजगार है। उसकी चिंता ही नहीं करते क्योंकि किसी के माँ बाप की कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप चिंता है तो सिर्फ अपने सत्ता की। लेकिन आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। आपका जब शासन था तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबको रोजगार मिल रहा था। मैं सवाल पूछा हूं आपसे। उसका जवाब अतीक और मुख्तार को तो काम मिल रहा था। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को तो काम मिल रहा था, लेकिन युवाओं को काम मिल रहा था। उतनी दूर से चल के आप यही सवाल पूछ रहे हैं। क्यों, क्या तकलीफ है? मेरे आप जवाब दे रहा हूं, जवाब दीजिए ना। आपने ये नहीं पूछा सत्ता किसकी है। ये लीजिए, हम तो विपक्ष में तो हैं। आप जब सत्ता में तो थे हम तब जब क्या सत्ता किया? में थे, क्या आज भी आप चलो आगरा एक्सप्रेस वे में चढ़ो, 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाओ। हम जब सत्ता में थे तो हमने 100 सुनिए, अतीक के कुत्ते के साथ हाथ भी मिलाते थे। जब आप सत्ता में थे तो अतीक के कुत्ते के साथ हाथ भी मिलाते थे। आप इधर उधर डाइवर्ट कर दो। डाइवर्ट क्या? अतीक विषय नहीं है, मुख्तार अंसारी विषय नहीं है, गाने पे आपत्ति नहीं है। मैंने कहा आपने जो लिस्ट जारी की है 60 लोगों की, 100 लोगों की, आप सब पे कार्रवाई कर दो। किसने रोका है? आजम खान ने। फिर आजम खान जवाब है नहीं है लीडर, शर्म आ रही है आजम खान माने जवाब में फिर वो जी आप बताइए कैसे कोई चर्चा कर सकता है? 1 लाख अरे भैया तुम्हारी पार्टी के लीडर आजम खान पे शांत होइए ना। आजम खान ओके, गौरव भाटिया बोलिए। आऊंगा। और सारे दर्शक मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बताइएगा अखंडता की बात करते हैं। आजम खान का बयान है देश की सेना पे, कारगिल की पहाड़ी को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि अल्लाह अकबर कहकर फतेह करने वाले मुसलमान फौजी थे। आप मुझे बताइए देश की सेना क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखती है? ये शर्म आनी चाहिए इनको। और दूसरी बात अमीर जी, आपको मालूम है 2 डिग्री का टेम्परेचर था, मुजफ्फरनगर दंगे हुए इनके समय में, 65,000 हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक टेंट में थे, दंगा नहीं रोक पाए, और ऋतिक रोशन का डांस चल रहा था, इलू इलू चल रहा था सफाई महोत्सव में। देखिए मैं बड़े मूल प्रश्न में जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका हम शो बड़े दिनों से देखते हैं।
आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आईना दिखाते हैं, दर्पण दिखाते हैं। थैंक यू सर। चाल और चरित्र और चित्र में, नेताओं के चित्र और चरित्र में इतना ज़्यादा गैप होते जा रहा है। हम बचपन से घरों में नेताओं की फ़ोटो लगाते थे, आज वो फ़ोटो बच्चा भी थूकता है कि भाई ये नहीं चाहिए हमें। तो कृपया मैं इस मन से, आर पार से, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया चरित्र बनाए रखें, देश के सामने नंगे ना हो जाएं। दूसरी बात आपके लिए मैं कहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, ये नेताजी जो ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं भुक्तभोगी हूँ आपके शासनकाल का। माफियाओं की मार मैंने खाई हुई है, गुंडों की, बदमाशों की मार मैंने खाई हुई है, प्लॉट कब्जे किए, जमीनें कब्जा की, ताली बजा रहे थे आप। पार्टी बदली, जब जाके कोर्ट में बातें हुई, FIR हुई, लोग अरेस्ट हुए, भूमाफिया केस लगे हुए हैं, गैंगस्टर केस लगे हुए हैं, और हमारी प्रॉपर्टीज वापस हो रही हैं। एक में स्वामी जी के ऊपर मुझे थोड़ा तरस आता है, स्वामी जी ने काफ़ी चोट खाई है। देखिए, स्वामी जी की कुंठा हम बड़े कार्यक्रम में देखते हैं, बड़ी मजबूरी में स्वामी जी कांग्रेस में अपना टाइम पास कर रहे हैं। वो कांग्रेस की हालत से आज बिल्कुल आजकल, लेकिन देखिए आचार्य जी, आपकी पॉपुलैरिटी गजब है। कांग्रेस पार्टी का लोग विरोध करते हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं करते। लेकिन कांग्रेस को देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी स्टार प्रचारक है, सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं है। जी से एक बात जरूर कहूंगा जी, आपकी हर बात सर आंखों पर, लेकिन ये भी कहूंगा करोड़ों भारतीय ऐसे हैं। अभी एक खबर आई थी, मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी और एक वृद्ध आदमी गया और उसको साफ करने लगा, क्योंकि वो उसने कहा ये मेरे लिए देवता समान है, इन्होंने मुझे घर दिया, शौचालय दिया, पानी की व्यवस्था करी। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, जिस भाव से मोदी जी सेवा कर रहे हैं, जनता सवाल अब अपनी बात करो। गौरव जी से सवाल है, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कांग्रेस की विधवा सूर्यपर्णखा से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये उनको शोभा देता है? क्या आप उनकी आलोचना करेंगे? जवाब आपने जो सवाल किया, मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, 2007 का पहला वक्तव्य मैंने बताया, एक मुख्यमंत्री को कहा गया मौत का सौदागर। एक झूठे केस में 11 घंटे तक CBI और SIT पूछताछ करती है, और जब मैंने पूछा मौत का सौदागर ठीक था जिससे शुरुआत हुई, आपको एक शब्द मिला। आप उनसे पूछिए ये सवाल, मैं उत्तर देने के लिए खड़ा हूं, आप पूछिए। नहीं पूछ रहे, और ना वो बोल रहे सोनिया गांधी गलत थी, मुख्यमंत्री को बुलाया मौत का सौदागर, किसने उनको मौत का सौदागर बुलाया? लास्ट कमेंट, आपका पॉइंट क्या है? बोलिए, जल्दी बोलिए। सर, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पैनलिस्ट से ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, आप उसके थ्रू कर रहे हैं, तो आपका कोई एहसान नहीं है उसमें। और इस देश का किसान उगाता है अनाज, तब देश खाता है, और किसान शहादत इस देश के किसान का बेटा देता है। तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए अभी तक, तब अभी भी गरीबी है, अभी भी हम लोग बेरोजगार हैं, तो ये आपका फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। जी, क्या सवाल आपका? सर, मेरा नाम करण सिंह चौहान है और मेरा सवाल आचार्य जी से है कि नेता को लाखों यूथ सुनते हैं, नेता ऐसे गाली देते हैं, तो वो नेता लोग यूथ को क्या सिखाना चाहते हैं? एक सवाल, ये सवाल कॉमन ही है, सभी से है। नेता गाली देते हैं, युवा सुनता है, तो क्या मैसेज जाता है इसका? नहीं, वो उसका सवाल अच्छा है। भारत की राजनीति में ये गंदगी आई है, इसको दूर करना पड़ेगा। सबको मिलके तालियां इस बात के ऊपर। आपको लगता है आपकी पार्टी में भी वो गंदगी है जो विष कन्या कहते हैं, गौरव भाटिया? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जितनी स्पष्टता से मैं दे सकता था अमीश जी, मैंने दिया। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी मेरे भाई ने कहा वहां पे कि टैक्स पेयर का रुपया है, यही बात तो मोदी जी ने भी कहा। आपको मालूम है, पहले कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने कहा क्या, 1 रुपया चलता है 85 पैसे गुम हो जाता है। और डंके की चोट पे एक नंबर दे रहा हूं, 27 लाख करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स में दिया है। एक रुपया खाते में पहुंचा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। शुक्रिया आपका। ओके। बहुत आप गाने बैठ के बढ़े, आगे बढ़ गए। बहुत अफसोस और तकलीफ की बात है, जनता के किसी सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं दिया। आपसे भी पूछा गया था। ओके, प्रोफेसर आगी, फाइनल वर्ड, 5 सेकंड्स। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य लोकतंत्र में गाली गलौज की भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप परफॉर्मस कीजिए, और मुझे लगता है कि जनता लोकतंत्र में गाली की जगह नहीं है, लेकिन नेताओं को कौन समझाए, लेकिन जनता जनार्दन यानी आप समझाना जानते हैं, और आप समझा देते हैं अपने तरीके से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।